गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेके आए, प्रशंसा लेके आए, है ना। अच्छा स्वास्थ्य, खूब प्रगति करो, है ना। नए नए प्रगति की जो ऊंचाई है वो बड़ा प्राप्त करो इसके अंदर, नव वर्ष के अंदर आपको ये सब शुभकामनाएं सबसे पहले। उसके बाद में अपन अपन टॉपिक पर चलते हैं अपने। आज का अपना जो टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो है डिवेल्यूएशन। डिवेल्यूएशन यानी अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? देखिए, किसी भी करेंसी की दो वैल्यू होती है। एक तो होती है इंटरनल वैल्यू और एक होती है एक्सटर्नल वैल्यू, यानी उसका आंतरिक मूल्य, और एक उसका होता है बाह्य मूल्य। आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य वो वाला मूल्य नहीं ले रहे जिसके अंदर उसकी मेटलिक जो स्टैंडर्ड के अंदर अपन ने दिया था। आज बड़ा इसका अपना ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर उसका वैल्यूएशन और कंट्री के बाहर यानी इंटरनेशनल लेवल पर उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है वो अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। कि किसी भी करेंसी की जो इंटरनल वैल्यू है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर उसकी वैल्यू जो उसके ऊपर जो फेस वैल्यू होती है, जो उसका अंकित मूल्य होता है वही होती है। जैसे 100 रुपीज़ का कोई नोट है, उसकी जो बड़ा इंटरनल वैल्यू वो 100 रुपीज़ रहेगी। उसको ना तो आपको 100 से कोई कम पे करेगा, जैसे कोई कहते हैं कि 90, 80, 100 रुपीज़ के लिए, या 100 रुपीज़ के लिए 120, 110, ऐसा कोई भी वैल्यूएशन इंटरनल रूप से नहीं होता है। लेकिन जब उसका एक्सटर्नल वैल्यू की बात होती है, एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब जब अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका जो पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए अपनी करेंसी है उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, वो वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है? उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपन उसका वैल्यूएशन करते हैं। अपन रोजाना न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि आज जो है ना अपना जो इंडियन रुपीज़ है बेटा, उसका वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू कम हुई है या वैल्यू इंक्रीज हुई है ना। डॉलर से उसको कंपेरिजन किया जाता है, क्योंकि अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट की जाने वाली करेंसी वो यूएस डॉलर है, तो इसलिए अपन उसका वैल्यूएशन डॉलर में करते हैं। तो इसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो मूल्य निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है? जो उसका इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। जहाँ पे उसकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई बराबर होती है बेटा, वहाँ पे उसका वैल्यूएशन हो जाता है। तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर अपन अगर अपने रुपीज की करेंसी देखें तो उसकी डिमांड कितनी है बेटा? ये डिमांड कर होता है, जानते हैं इसके बारे में। और एक इसका होता है सप्लाई, इसका सप्लाई कर। जहाँ पे एक दूसरे को ये काटते हैं तो वहाँ पे करेंसी है उसका जो मूल्य है उसका निर्धारित हो जाता है कि अपनी करेंसी की डिमांड कितनी है इंटरनेशनल लेवल पर और उसकी सप्लाई कितनी है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को कट करती है वहाँ पे उसका मूल्य का निर्धारण हो जाता है। तो वो बड़ा क्या कराता है इसके अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर उसका एक्सटर्नल वैल्यू कहलाती है। लेकिन देखिए, कई बार कंट्रीज क्या करती है, जहाँ पे उसके मूल्य का निर्धारण होता है, यहाँ पे इसका मूल्य का निर्धारण हुआ। इससे पहले की क्लास में बड़ा मैंने डिवेल्यूएशन का पॉइंट आया था, उसमें बताया था बेसिकली आपको, अगर ध्यान हो तो आपने पहले की वीडियो देखी है तो। और जो कंट्री है वो क्या करती है बेटा, इसकी जो वैल्यू है P है, इसको यहाँ पे निर्धारित कर देती है P1। समझ गए? इसका डिमांड और सप्लाई यदि उसकी एक्चुअल कंडीशन के अंदर वैल्यू देखें तो वो वैल्यू आ रही है किसके ऊपर? P पॉइंट पर। लेकिन वो कंट्री अपनी जो करेंसी है उसका जो मूल्य वो P1 निर्धारित कर देता है, यानी उससे कम ले लेता है। यदि कोई भी कंट्री अपने करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल लेवल पर यदि उसको कम कर देती है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन एक जानबूझकर की जाने वाली प्रोसेस है ना। इसके कुछ कारण, कुछ ऑब्जेक्टिव ये हैं, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डिवैल्यूएशन है उसका बड़ा कॉमनली मीन इतना ही है कि डिवैल्यूएशन का मीन क्या है कि किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी देश की करेंसी का जो वैल्यूएशन है, उसका जो मूल्य है, उसको कम निर्धारित करना। यहाँ पे जहाँ पे उसकी इक्विलिटी होती है, डिमांड और सप्लाई की जहाँ पे इक्विलिटी होती है, बराबर होते हैं, उससे यदि उसका मूल्य कम निर्धारित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन कहलाता है।
जैसे इसके अंदर एक डेफिनेशन बड़ा पॉल एंजिंग ने अपनी डेफिनेशन एकदम छोटा सा डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी है, इसमें दे रखा है रिड्यूसिंग द अथोराइज्ड प्रेटिनिंग ऑफ करेंसी इज डिवेल्युएशन। ठीक है, रिड्यूसिंग द अथोराइज्ड प्रेटिनिंग ऑफ करेंसीज इज डिवेल्युएशन, यानी मुद्राओं की अधिकृत क्षमताओं में कमी करना ही क्या है, अवमूल्यन है। ऐसे ही एक डॉक्टर गांगुली ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, डिवेल्युएशन मीन्स रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी अपनी एक्सटर्नल वैल्यू को रिड्यूस करना ही क्या है, इसके अंदर डिवेल्युएशन है। ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब उसके बाद में अब डिवेल्युएशन है वो क्यों किया जाता है, किन कारणों से किया जाता है, डिवेल्युएशन वाई, या इसके ऑब्जेक्टिव, या नीड्स ऑफ डिवेल्युएशन, या इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन, यदि आपसे पूछा जाए तो उन सब क्वेश्चन के सेम आंसर रहेंगे। तो अपन इसके बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर ले रहे हैं कि डिवेल्युएशन क्यों किया जाता है। ठीक है, मीनिंग्स नॉर्मल समझ में आ गया। मीनिंग का तो इतना ही है कि जहाँ पे उसकी पेरिटी बराबर होती है बेटा, उसको डिसपेरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उसका जो वैल्यूएशन है वो कम कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, डिवेल्युएशन कहलाता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर डिवेल्युएशन वाई, डिवेल्युएशन क्यों किया जाता है, या इसके ऑब्जेक्टिव या नीड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, नीड्स या इसके कॉजेज, कारण वगैरह, ये कुछ बड़ा, ये सब का आंसर आपका एक ही होगा। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि डिवेल्युएशन क्यों किया जाता है, तब भी आपको ये लिखना है, या डिवेल्युएशन करने के क्या उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवेल्युएशन तब भी लिखना है, नीड्स ऑफ डिवेल्युएशन तब भी सेम पॉइंट आएगा। यदि कॉजेज के बारे में पूछा जाए, इसके कारणों के बारे में पूछा जाए, तब भी आपने को यही लिखना है, या इफेक्ट, इसके प्रभाव भी पूछे तब भी बड़ा ये पॉइंट अपने को इसमें पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर डिवेल्युएशन क्यों किया जाता है, कि इसके कुछ कारण होंगे, है ना, कि कुछ इसके कारण, क्या कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण जो डिवेल्युएशन है वो किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है कि डिवेल्युएशन, कोई भी कंट्री है अपनी करेंसी को कम इसके अंदर वैल्यू करती है, किस वजह से, पहले इसके अंदर लिख सकते हैं रिडक्शन इन डेफिसिट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जानते बेटा आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करती है और उस कंट्री से इंपोर्ट भी करती है। यदि जितना एक्सपोर्ट है और जितना इंपोर्ट है, यानी मॉनेटरी वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है, तब तो अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है बेटा, इसके अंदर बैलेंस्ड होता है, यानी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए और इंपोर्ट अपने कम किए, तो अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होता है। यदि अपने इंपोर्ट अपने ज़्यादा है, एक्सेस है, और एक्सपोर्ट अपने शॉर्ट है, कम है, उस कंडीशन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना एडवर्स हो जाता है। और बैलेंस ऑफ एडवर्स होने का मतलब उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट आ जाती है, घाटा हो जाता है। उस घाटे की पूर्ति के लिए अपने को करेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। करेंसी का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होना चाहिए, और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कब होगा, जब अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। और अपना जब एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कब होगा, जब अपनी जो गुड्स और सर्विसेज है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या हो जाए, चीपेस्ट हो जाए, सस्ती हो जाए। उस कंडीशन के अंदर ये डिवेल्युएशन है वो किया जाता है।
ठीक है। तो डिवेल्यूएशन का एक तो कारण इसके अंदर है कि जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट है उसको बड़ा रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, उसमें कमी करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवेल्यूएशन करते हैं उसके अंदर, है ना। डिवेल्यूएशन का मतलब उसके मूल्य के जो अपनी करेंसी की जो वैल्यू उसको अपन कम वैल्यू कर देते हैं, कम आंकते हैं। इससे अपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो करेंसी है या अपना जो गुड्स है, अपनी सर्विसेज है, वो सस्ती हो जाती है। इससे उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट होने से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, इनफ्लो होने से अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडवर्स हो गया, डेफिसिट आ गया उसके अंदर, उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसके अंदर। तो पहला कारण तो बेटा ये है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर है, इसके अंदर बेटा कुछ पॉइंट्स अपन ने ले लिए इसके अंदर। अब अपना सेकंड पॉइंट ये हो गया था अपना। फिर देखिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन डंपिंग। देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बड़ा इंक्रीज करने से रिलेटेड जो है ना, उसकी जो प्राइस से रिलेटेड है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, वो बेटा दो प्रकार की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने को एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक तो है इसमें डिवेल्यूएशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कंट्री है अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर यदि कम कर दे, वो तो कहलाता है डिवेल्यूएशन, अवमूल्यन, है ना। और एक है इसके अंदर सेकेंड डंपिंग। डंपिंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा राशिपातन। अब राशिपातन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने गुड्स की कॉस्ट को यदि जानबूझ के कम कर देती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो क्या कहलाता है, डंपिंग। ठीक है। डिवेल्यूएशन में तो करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है, और डंपिंग के अंदर गुड्स और सर्विसेज है उसकी वैल्यू को बड़ा कम किया जाता है। तो इसके अंदर दे रखा है, देखिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन डंपिंग। यदि कोई भी देश डंपिंग की कार्रवाई करता है तो उसकी डंपिंग की कार्रवाई को रोकने के लिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए डिवेल्यूएशन किया जाता है, यानी डिवेल्यूएशन के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो डंपिंग है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, यानी वस्तु और सेवाओं की कीमतों को जानबूझ के जो कम किया जाता है, उसे रोकने के लिए डिवेल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर रिलीफ फ्रॉम डिफ्लेशन। रिलीफ फ्रॉम डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का पता है बेटा, मुद्रा संकुचन के अंदर देश के अंदर जो डिप्रेशन का टाइम होता है, मंदी का दौर होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होता है, उसकी डिमांड कम होती है, तो उसकी डिमांड को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो उसकी डिमांड है वो कम है, जब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसकी डिमांड कम है तो उस डिमांड को अपन इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज करने की, बढ़ाने की सोचते हैं। तो उस स्थिति के अंदर डिवेल्यूएशन किया जाता है। डिवेल्यूएशन का मतलब अपने गुड्स और सर्विसेज को, सीधी सी बात है, अभी इससे पहले भी बताया था मैंने, वो सस्ती हो जाएगी, और सस्ती होने की वजह से अपना जो उसकी डिमांड है वो होम मार्केट के अंदर तो मान लीजिए डिफ्लेशन के कारण नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यदि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिफ्लेशन है उससे कुछ रिलैक्स मिल जाता है, कुछ आराम अपने को प्राप्त हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब होता है कि कई बार दो या दो से अधिक कंट्रीज मिलके अपने पारस्परिक जो समझौते के द्वारा या संबंधों के द्वारा डिवेल्यूएशन किया जाता है। यदि दो कंट्रीज यदि आपस में कोई समझौता कर ले, आपके है ना पारस्परिक सहमति के द्वारा यदि इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो वो भी इसमें डिवेल्यूएशन का पार्ट हो सकता है, यानी आपसी सहमति के कारण भी इसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए एक देश की इकोनॉमी की कंडीशन ज्यादा बढ़िया नहीं है ना, और वो क्या करती है कि किसी दूसरी कंट्री से, है ना, इस प्रकार का समझौता करती है कि उसके ऊपर मान लीजिए उसका नेगेटिव इफेक्ट न हो, तो भी डिवेल्यूएशन कई बार किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है रिवेंजफुल एक्टिविटी। देखिए बेटा ये तो है म्यूचुअल कॉन्सेंट, और ये है ना रिवेंजफुल एक्टिविटी। तो रिवेंजफुल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि एक देश अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवेल्यूड कर देता है, यानी कम कर देता है, तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरा देश भी क्या करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देता है। तो ये बड़ा इसके अंदर एक प्रकार से विरोध के रूप में की जाने वाली कार्रवाई होती है। और ऊपर वाला जो म्यूचुअल कॉन्सेंट है, इसके अंदर कॉन्सेंट के अंदर तो बड़ा ये है कि आपसी समझौते के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा करते हैं। और नीचे वाले के अंदर क्या है, रिवेंजफुल के अंदर क्या होता है बड़ा, रिवेंजफुल के अंदर जब एक देश ने अपनी करेंसी
करेंसी की वैल्यू को डाउन कर दिया तो उसी के है ना जवाब में या उसके रिजल्ट में उसके अंदर क्या करता है, दूसरा देश भी अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर लेता है। तो ये रिफरेंसफुल एक्टिविटी का भी पार्ट हो सकता है। प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, घरेलू उद्योग है, उसको बेटा एक प्रकार से संरक्षण प्राप्त होता है। कैसे? यदि मान लीजिए अपना गुड्स और सर्विसेज है वो इंडिया लेवल के ऊपर अगर अपन उसको बेच रहे हैं, किसी कंट्री के अंदर अगर उसको सेल कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड है वो तभी रह सकती है जब इंपोर्ट होके आने वाला गुड्स महंगा हो। और जब अपन इसके अंदर डिवेल्यूएशन कर देते हैं, तो जब भी कोई भी इंपोर्ट अगर अपन गुड्स और सर्विसेज की फॉरेन से या अदर अपन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करेंगे, तो उस स्थिति के अंदर जो गुड्स हैं वो अपने लिए महंगा होगा या सर्विसेज है वो अपनी कंट्री के अंदर महंगी होगी। और जब महंगी होगी और अपनी डोमेस्टिक मार्केट से वो गुड्स और वो सर्विसेज वो सस्ती प्राप्त हो रही है, तो अपन अपने घरेलू जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज है उनको ही कंज्यूम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो गुड्स और सर्विसेज अपने को प्राप्त आ रही है उसको अपन डिमांड नहीं करेंगे, तो इससे इसके अंदर प्रोटेक्शन भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसको एक दूसरे वे में भी ले सकते हैं कि अपने घरेलू उद्योग के द्वारा बनाए जाने वाला गुड्स और सर्विसेज यदि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यदि सस्ता हो जाता है ना, चीपेस्ट हो जाता है, तो उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इससे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होगी, उनको हेल्प मिलेगी, उनको प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से इसको संरक्षण प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन लोन, इससे बड़ा विदेशी ऋणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर अपने इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यदि करेंसी को यदि कन्वर्ट करें, तो जो फॉरेन मार्केट के अंदर एक लोन की छोटी सी अमाउंट है वो डिवेल्यूएशन के कारण यानी मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। इससे फॉरेन जो लोन है उनको एक लोन जो प्रोवाइड करने वाले हैं उनको ये बेनिफिट होता है बेटा कि उनको इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा पेमेंट होता है। जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित की जाती है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके लिए उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, जैसे अपने को यूएस से फॉरेन लोन मिला, मान लीजिए है ना $1,00,000 का। अब $1,00,000 के ऊपर अपने उसकी इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड की है वो मान लीजिए $1 है। ठीक है, तो $1,00,000 पर अगर अपन $1 इंटरेस्ट रेट है, $1 के ऊपर अपन काउंट करें तो कितना हो गया, 1000 जो डॉलर है वो अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब 1000 इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस स्थिति के अंदर है ना, अब मान लीजिए डॉलर की कीमत है वो कितनी है, 50 है, तो 50 होने के कारण उसको कितना हो गया, 50,000 इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 50,000 का। अब मान लीजिए जो डिवेल्यूएशन के कारण डॉलर की रेट है वो हो गई मान लीजिए कितनी, 70 है ना, क्योंकि अपनी वैल्यू कम होगी और डॉलर की बढ़नी है इसके अंदर। अब उनको इंटरेस्ट का कितना पेमेंट होगा, 70,000 का, 70,000 रुपये का, और पहले कितना हो रहा था, 50,000 का। तो इससे क्या है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। जब ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो जो फॉरेन लोन है, तो विदेशी ऋण है, वो उसकी रिसिप्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी जो डिवेल्यूएशन किया जाता है वो बड़ा, इसका कारण क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है इनडायरेक्टली रूप से। इसका जो लास्ट इसका कंक्लूजन निकलता है वो एक्सपोर्ट को ही इंक्रीज करना होता है। अभी आपको स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में ये बताया था कि यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना वो क्या हो जाता है, एडवर्स हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ही क्या इसके अंदर डिवेल्यूएशन का एक पार्ट है। यानी करेंसी की वैल्यू कम करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना और इंपोर्ट को डिक्रीज करना, ये इसके अंदर पार्ट है। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट अपना वो प्रमोशन मिलते हैं। रिडक्शन इन इंपोर्ट, जब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी करेंसी की वैल्यू कम है, जो गुड्स है वो अपन परचेज कर रहे हैं वो महंगा मिल रहे हैं, तो अपन महंगे के लिए उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अपने को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। जब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो उसकी अपन डिमांड है बड़ा वो कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो जो इंपोर्ट है उसके ऊपर प्रोटेक्शन हो जाएगा, उसके ऊपर रिडक्शन हो जाएगा, यानी उसके ऊपर रोक लगेगी। चीक ऑन स्मगलिंग, यानी जो ये तस्करी वगैरह है इसके ऊपर बड़ा रोक लगती है। डिवेल्यूएशन कैसे कैसे रोक लगती है,
देखिए जो स्मगलिंग होती है वो नॉर्मली जो कॉस्टली जो गुड्स होता है या मान लीजिए कोई है ना ड्रग्स होता है या कोई केमिकल होता है उसी की होती है। यदि डिवेल्यूएशन के कारण जो इंपोर्ट होके आ रहा है गुड्स वो बड़ा इसके अंदर अपना यदि उसकी कॉस्ट सस्ती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यदि उसको अपन प्रोवाइड करें तो वो सस्ता बिकेगा, तो उस स्थिति के अंदर उसको कोई भी तस्करी नहीं करना चाहेगा। तो जो स्मगलिंग है उसके ऊपर बड़ा इसके अंदर रोक लगती है। नेक्स्ट इसके अंदर एनकरेजमेंट टू टूरिस्ट, यानी जो टूरिस्ट होते हैं विदेशी पर्यटक होते हैं भारत के अंदर बड़ा आप देखते हो कि इसके अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है उसके ऊपर घूमने के लिए आते हैं। जब वहाँ पे घूमने के लिए है ना भ्रमण के लिए आते हैं तो उस स्थिति के अंदर उनको यदि यहाँ पे आने पर यदि उसको सस्ती सेवाएं प्रोवाइड की जाए तो वो इंक्रीज होंगे, उनके अंदर ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो डिवेल्यूएशन के कारण क्या होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू कम होती है। करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब कि जो फॉरेनर है वो यदि भारत में विजिट करके जाए, भारत के अंदर यदि घूम के जाए तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर भी वो आराम से पूरा कंट्री को विजिट करके जा सकते हैं। और जब उसको कम कॉस्ट के ऊपर यदि वो विजिट करके जाएं तो उस स्थिति के अंदर जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा भारत के अंदर विजिट करने के लिए आते हैं। तो इससे जो टूरिस्ट है यानी जो अपना टूरिज्म है वो बड़ा एक पॉल्यूशन लेस इंडस्ट्रीज के रूप में माना जाता है, यानी इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और फॉरेन करेंसी है उसका जो अपना भंडार है रिजर्व है उससे इंक्रीज होता है। और जब फॉरेनर सस्ती अगर उनको सर्विसेज मिलेगी तो वो ज़्यादा इंडिया के अंदर घूमने के लिए आएंगे, अपनी रिवेन्यू इंक्रीज होगी, फॉरेन करेंसी के रिजर्व है वो इंक्रीज होंगे, ये भी इसके अंदर एक बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ कारण दिए है इसके अंदर। यदि डिवेल्यूएशन की ऑब्जेक्टिव नीड्स या कॉजेज या डिवेल्यूएशन वाई पूछा जाता है क्यों किया जाता है तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन ने लिए, जिसके अंदर पहला पॉइंट अपन ने लिया कि इसके अंदर रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, रिस्ट्रिक्शंस और डंपिंग के लिए बड़ा यानी डंपिंग नहीं करना पड़े बार बार, इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर डिफ्लेशन की अगर कंडीशन है तो उस स्थिति में उसको बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल कॉन्सेंट यानी पारस्परिक सहमति से करते हैं। रिवेंजफुल एक्टिविटी भी हो सकती है ना, यदि मान लीजिए एक दूसरे देश के अंदर आपस में इस प्रकार की एक्टिविटी जानबूझ के की है तो उसका दूसरा देश है वो जवाबी कार्रवाई बड़ा इस प्रकार के प्रोटेक्शन है वो लगाता है, तो ये इसके अंदर रिवेंजफुल एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद में प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इसमें रिसिप्ट ऑफ फॉरेन लोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन है, रिडक्शन इन इंपोर्ट है, चेक ऑन स्मगलिंग यानी स्मगलिंग वगैरह उस पर रोक लग जाती है डिवेल्यूएशन के कारण, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी करेंसी उसकी वैल्यू वो ज़्यादा नहीं होने के कारण। और लास्ट इसके अंदर एनकरेजमेंट टू टूरिस्ट वगैरह उससे ज़्यादा बड़ा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा है ना आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन मिलता है उनको। और इसके कारण क्या होता है कि वो भारत के अंदर विजिट के लिए आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उनको एक ऑफर मिल जाता है कि सस्ते के अंदर ही पूरे भारत का वो विजिट करके जा सकते हैं। जैसे अपने को भी कई बार मिलता है बेटा, जैसे छुट्टियां वगैरह बच्चों की होती है तो वो घूमने के लिए उनको विजिट के लिए ऑफर दिया जाता है ना, तो उसी टाइप का ये भी एक इंक्रीज करने के लिए टूरिस्ट को एक एक्टिविटी का पार्ट है डिवेल्यूएशन। तो ये डिवेल्यूएशन क्यों किया जाता है इसके कुछ पार्ट्स हैं वो अपन ने लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो डिवेल्यूएशन है उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, है ना। लिमिटेशन का मतलब कि उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिवली उस एक्टिविटी पर होना चाहिए, वो अपन इसके अंदर और देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इस क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।